स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। राज्य के नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास के सभी को समान अवसर प्रदान करने तथा विकास के लाभ की उपलब्धि सभी को समान रूप से हो सके, इस उद्देश्य से संविधान में शामिल किए गए भारतीय नेता जनता को जो कुछ तत्काल दे सकने की स्थिति में थे, वो तो उन्होंने मौलिक अधिकारों के रूप में दे दिया, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर करने के लिए वे स्थापित करना चाहते थे, पर वह तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। इन सारी व्यवस्थाओं को नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह कानून निर्माण करते समय इन तत्वों का अवश्य ध्यान में रखेगा। मानव को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे अधिकार मिले, और अधिकार व्यक्तियों की वे मांगें होती है जो जीवन यापन के लिए बहुत ही अनिवार्य है तथा जो राज्य या समाज द्वारा स्वीकृत कर ली गई। लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकारों के साथ साथ में राज्यों को भी निर्देशित किया गया कि वह व्यक्तियों के लिए एक सुदृढ़, एक विकसित जीवन की स्थापना करने की कोशिश करें, और जो मौलिक अधिकारों में कमियां रह गई थी उनको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने में राज्य पूरी तरीके से उसका सहयोग करे। राज्य के ये नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं, पथ प्रदर्शक हैं तथा वे ऊंचे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए देश को हमेशा प्रयास करना चाहिए। नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को सामने रखते हुए नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। निदेशक तत्वों से सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता भी देखी जा सकती है। निदेशक तत्वों में सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा की उपलब्धता की बात की गई है। गांधीवादी विचारधारा के महत्व को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार कर लिया और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, पर्यावरण सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा, आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धति से कृषि की व्यवस्था आदि को राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुटीर उद्योग, आर्थिक, राजनीतिक व न्यायिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज को भी निदेशक तत्वों में सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सद्भाव, सह अस्तित्व तथा सुरक्षा के लक्ष्य के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर जो उसकी मौलिकता का प्रतीक होती है, उसकी रक्षा करने का दायित्व भी राज्यों का ही होता है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक देश के नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर की। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास के लिए अति आवश्यक है। दोनों ही राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ दायित्व सौंपते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अब हम इनमें अंतर की बात करते हैं। तो पहली बात मैं करूंगी, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में यह विशिष्टता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या कार्यपालिका के आदेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो नागरिकों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, लेकिन नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इनका अनुसरण न करने पर न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने की अपेक्षा राज्य द्वारा की जाती है, पर मौलिक अधिकारों के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य सत्ता को मर्यादित करते हैं। वे निषेधाज्ञाएं हैं जो राज्य सरकार को कुछ काम न करने को कहते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिन्हें लक्ष्य रखकर राज्य को अपने कार्यक्रमों को बनाना चाहिए तथा यथासंभव इन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए।
इसी संदर्भ में एलन ग्लेडहिल कहते हैं, मौलिक अधिकार सरकार को कुछ निश्चित कार्य करने से रोकने वाले आदेश हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार का कुछ निश्चित कार्य करने के लिए दिए गए सकारात्मक आदेश है। मूल अधिकार राज्य पर कानूनी बंधन है, जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक बंधन है। नीति निदेशक तत्वों का फलक अधिक व्यापक है। यह व्यापक स्तर पर जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार हैं। इन सभी विशिष्टताओं के कारण मौलिक अधिकारों को विशेष स्थिति प्रदान है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से देखें तो उसका महत्व कम होता है। दोनों की स्थितियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के इन दोनों भागों को संविधान की अंतरात्मा कहा है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वरन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रोफेसर एम.बी. पाइली ने कहा है, वास्तव में इन दोनों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो सकता। इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जस्टिस हेगड़े का भी मानना है कि संविधान के भाग 3 व 4 मिलकर कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिए एक बेहतर और विकसित योजना प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों मिलकर राज्य को विकसित की श्रेणी में ले जाने में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब हम नीति निदेशक तत्वों की आलोचना की अगर बात करें तो इसके सर आइवर जेनिंग्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कोई महत्व नहीं है। इसी आधार पर इन आलोचकों ने जो आलोचना ऐसा माना जाता है कि ये संविधान के उन अलंकारों की भांति है जो दिखने में सुंदर तो लगते हैं पर जिनकी व्यवहारिकता व उपयोगिता संदिग्ध है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आलोचक हैं उन्होंने कहा है कि जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये इनका कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये वे शुभेच्छाएं, नैतिक उपदेश व घोषणाएं हैं जिनका वास्तविक महत्व नहीं है। श्री जी.एन. जोशी कहते हैं, निदेशक है, आदेशिक नहीं। नसरुद्दीन इन्हें नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना प्रस्ताव मानते हैं। प्रोफेसर के.टी. शाह इन्हें बैंक के ऐसे चेक मानते हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इनमें तार्किकता व तारतम्यता का अभाव है। यह किसी विशिष्ट दर्शन का सुदृढ़ आधार नहीं है। कहीं तार्किकता है तो कहीं शुद्ध भावात्मकता, कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो कहीं परंपराओं के निर्वहन व संरक्षण के प्रति आग्रह किया गया है। लेकिन इसमें तार्किकता व तारतम्यता नहीं है और इसी वजह से इन्हें इतना इफ़ेक्टिव या प्रभावी नहीं माना गया है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को इनमें उपेक्षित छोड़ दिया गया है, जैसे मजदूरों की प्रबंध में भागीदारी की चर्चा की गई है, लेकिन वह भागीदारी कैसे होगी, कितने समय में प्राप्त होगी, आर्थिक समानता का लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा और कब तक होगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई गई है। प्रभुता संपन्न राज्य में आदेश अस्वाभाविक है। जो कानून निर्माता हैं उन्होंने माना है कि जो एक राज्य है जिसे संप्रभुता मिल गई है, प्रभुता संपन्न राज्य के लिए किसी प्रकार के आदेश अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं और उनको लागू करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। आर्थिक उपयोगिता की इसमें उपेक्षा की गई है। आलोचकों का कहना है कि भारत एक अत्यंत अल्प संसाधनों वाला, आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है और ऐसी स्थिति में इनको लागू करने से राजकीय कोष पर जो भार पड़ेगा वह बर्दाश्त करना संभव नहीं है। इसीलिए इसके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य को आर्थिक आधार पर सक्षम बनाने के बाद ही इनको लागू किया जा सकता है। संवैधानिक गतिरोध की संभावना भी इसमें व्यक्त की गई है कि नीति निदेशक तत्व के जो आलोचक हैं ये संवैधानिक गतिरोध का कारण वो कहते हैं
कि ये नीति निदेशक तत्व संवैधानिक गतिरोध का कारण बन सकते हैं। जैसे यदि कोई प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की भूमिका क्या होगी? क्या निदेशक सिद्धांतों की भावना के प्रतिकूल किसी विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा लगता है कि यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य में संवैधानिक गतिरोध को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स संविधान में निदेशक तत्वों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे कहते हैं कि यह राजनीतिक दर्शन बहुत पुराना है और ये बहुत ही पुरातन और अनावश्यक है, तो ऐसी स्थिति में इनको लागू किया जाना उचित नहीं है। व्यवहारिक राजनीति का अभाव इनमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ राजनीतिक दर्शन है जिनमें व्यवहारिक राजनीति का अभाव है। खूबसूरत शब्दों में खोखले वायदे निरक्षर व अनजान लोगों के सामने भले ही सपनों का इंद्रधनुषी संसार रच दें, पर यह समझदार व जानकार व्यक्ति को भ्रम में नहीं रख सकते। संत और इसलिए श्रीनिवासन भी इन्हें उचित रूप से वर्गीकृत नहीं मानते, न वे वास्तविक तरीके से लिए गए हैं, अतः किसी प्रकार से भी प्रोत्साहित नहीं करते। इस प्रकार अगर हम आलोचकों की भावनाओं को देखें तो उस हिसाब से नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से अनुपयोगी है, लेकिन फिर भी नीति निर्देशक तत्वों को सारहीन नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे लक्ष्य थे जिनको पूरा करने के लिए यह नीति निर्देशक तत्व बहुत आवश्यक थे। जैसे प्रेरक ऊंचे लक्ष्य, ये नीति निर्देशक तत्व के ऊंचे प्रेरक लक्ष्य है जिन्हें कोई भी सरकार प्राप्त करना चाहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उसे निर्वाचन के समय मतदाताओं को उत्तर देना होगा। वस्तुतः नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान की प्रस्तावना का विस्तार ही है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह शासन व जनता के सामने नैतिक मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य व नागरिकों के जीवन को संचालित करने वाले वे नैतिक मूल्य हैं जो मानवीय जीवन के लिए अपरिहार्य है और किसी भी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये जो उच्च आदर्श हैं, इन उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। न्यायालयों के लिए ये नीति निर्देशक तत्व मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। आलोचकों के द्वारा ये कहा गया है कि ये इन्हें वादयोग्य नहीं रखा गया है, इनमें वैधानिक शक्ति का अभाव है, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायालय संविधान के रक्षक है। जब जब न्यायाधीशों ने यह अनुभव किया कि कोई कार्यपालिका का कार्य या व्यवस्थापिका का कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में निदेशक तत्वों के प्रकाश में, मतलब उनको सामने रखकर सोचने, समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। संविधान ने जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व समता का लक्ष्य सामने रखा है, उन्हें राजनीतिक दलों की स्वेच्छाचारिता से बचाना न्यायालय का फर्ज होता है। तो ये बहुत बार नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक होते हैं और भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक प्रजातंत्र का लक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसके साथ में महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति का विकास करने के लिए भी बहुत ज़रूरी थे इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना करना। विपक्ष के हाथ में महत्वपूर्ण शस्त्र होता है। नीति निर्देशक तत्वों को विपक्ष के हाथ में एक अस्त्र माना गया है। विपक्ष का कार्य सत्ता पक्ष की कार्यवाही पर नज़र रखना होता है और विपक्ष की जो भूमिका है वो सत्ता पक्ष की सकारात्मक आलोचना होती है, जिसका सार्थक आधार होता है। नीति निर्देशक तत्व विपक्ष को वह सार्थक आधार देते हैं जिनको लक्ष्य रखकर सत्ता पक्ष की कार्यवाही की आलोचना की जा सकती है। और इस प्रकार ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यह न केवल सरकार को रोकने का कार्य करते हैं अपितु जन सामान्य को भी सचेत व जागरूक करते हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार जनता का ध्यान उसकी ओर दिलाता है।
यह जन आकांक्षाओं के प्रतीक होते हैं। ये और जन सामान्य को ही समर्पित है। उनके पीछे वैधानिक बाध्यता की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए राज्यों को जो आदेश दिए जाते हैं वही हैं। असामयिक होने का भय निर्मूल है। जो वर्तमान में अगर कुछ तय किया जाता है तो भविष्य में उसकी इमारत तैयार होती है और उसी तरह से सामाजिक समानता, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक थे। अतिवादी विचारधारा पर नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है। नीति निर्देशक तत्व किसी एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा पर आधारित नहीं होते हैं। यह समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस ऐसी स्थिति में यह ऐसा तत्व या क्रांतिकारी सिद्धांत है जिनकी प्राप्ति का ढंग संवैधानिक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय संविधान वैयक्तिक स्वतंत्रता की घातक, श्रमजीवियों की तानाशाही और जनता की आर्थिक सुरक्षा में बाधा डालने वाले पूंजीवादी अल्पतंत्र दोनों सीमाओं में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा संतुलित विकास करने का कार्य किया गया है। जो मतलब व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, साथ में नया उद्योग, नई तकनीक की उपेक्षा करने के लिए सामुदायिक विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, परिवहन, वैधानिक शोध आदि जो कार्यक्रम हैं उनको पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने का प्रयास किया गया। आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया और एक सामान्य मतलब एक ऐसे समाज की स्थापना की गई जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात की गई है। समान सिविल संहिता के प्रयास किए गए। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे धर्मावलंबी रहते हैं वहाँ समान सिविल संहिता बहुत आसान कार्य नहीं था, लेकिन प्रजातंत्र में ये ज़रूरी होता है कि सभी नागरिकों पर समान सिविल संहिता लागू की जाए। इस दिशा में निदेशक सिद्धांतों की भावनाओं के अनुकूल भारत में 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम तथा 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया और इसी प्रकार धीरे धीरे कोशिश की गई कि किसी भी समाज में जो परिवर्तन आते हैं उससे किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आघात ना पहुँचे। विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, वेलफेयर के जो प्रोग्राम हैं, उनको भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से गांधी जी का जो सपना था एक समता पर आधारित समाज की स्थापना का, वह उसको व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को इसमें सम्मिलित किया गया। साक्षरता व जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। सबको न्याय सुलभ कराने का प्रयास किया गया और जब न्यायालय में कोई दिक्कत होती है संविधान की व्याख्या करने की, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालयों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाता है और इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से न्यायालय अपना त्वरित निर्णय दे सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के द्वारा महत्व दिया जाता रहा है और नो डाउट ये बहुत ज़रूरी है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार मिलकर ही एक व्यक्ति को सुशासन दे सकते हैं। व्यक्ति के अधिकारों का मतलब व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और राज्य के द्वारा राज्य के लिए जो ये निर्देश हैं, ये निर्देश राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नीति निर्देशक तत्वों का भली प्रकार क्रियान्वयन करने से ही भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास इसमें किया गया है। धन्यवाद।